गुड आफ्टरनून। बीए थर्ड ईयर का आज का जो पीरियड है, इस बारे में हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जो विचार थे, सामाजिक विचार, राजकीय विचार और स्वातंत्र्य आंदोलन के विचार, इस बारे में चर्चा की थी। लेकिन इसके आगे कुछ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार है, वो इस तरह से है कि यहाँ पर ब्रिटिश काल में जो भारत के ऊपर होने वाले अत्याचार या दुष्परिणाम थे, उस दुष्परिणाम के बारे में बाल गंगाधर तिलक यूँ कहते हैं कि राजकीय उस वक्त के दौर में उन्होंने बताते हैं कि राजकीय अधोगति निर्माण हुई थी। राजकीय अधोगति निर्माण होना, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रगति के विरुद्ध होता है उसे अधोगति कहते हैं। तो पॉलिटिकली लेवल पर जो है तो राजकीय अधोगति उस वक्त है तो निर्माण हो चुकी थी। दूसरा मुद्दा यूँ बताते हैं कि नैतिक अधोपतन भी हुआ। नैतिक अधोपतन यानी कि जो अखलाकियात की बातें हैं, जो अखलाकी फ़राइज़ होते हैं, उसका भी जो है तो अधोपतन हुआ। यानी कि क्या कहेंगे हम उसको कि एक अराजकता निर्माण हुई या राजकीय दुष्परिणाम भी जो हो तो उसमें हुए। लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, सितम हुआ, अत्याचार हुए। तो इसका मतलब ये होता है कि राजकीय अधोपतन या नैतिक अधोपतन भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आर्थिक दरिद्री, तीसरा मुद्दा। आर्थिक दरिद्री यानी कि आर्थिक विकास तो हुआ नहीं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जो है तो लोग बहुत गरीब हो गए थे। लोगों के पास खाने को नहीं था, लोग परेशान हाल थे, रहने को घर नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था। इसलिए उस दौर में जो है तो आर्थिक दरिद्री जो है तो बढ़ चुकी थी, यानी कि गुर्बत आ चुकी थी। चौथा मुद्दा यूँ बताते हैं कि ब्रिटिश सत्तेची एकाधिकारशाही। ब्रिटिश सत्ता ने जो है तो अपनी हुकूमत इस तरह से नाफिज की थी कि उस वक्त जो है तो एकाधिकारशाही निर्माण हो चुकी थी। लोगों की बात जो है तो सुनी नहीं जाती थी, लोगों को परेशान किया जाता था और लोग बदहाल होकर, परेशान होकर जो है तो आत्महत्याएं करते थे या फिर जो है तो उनके जुल्म सितम का शिकार होकर जो है तो ग़ुलामी को स्वीकार कर लेते थे। इस तरह से जो है तो हालात जो है तो बन चुके थे। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कहना यह था की टिळकांचे जे राजकारण होते, टिळकांचे राजकारण असे होते की टिळकांचं म्हणणं असं होता की ब्रिटिशांनी इथे असावं, पण आपल्या वाईट कायद्यांचा किंवा आपल्या वाईट कृतींचा प्रभाव या भारतीय लोकांवर टाकू नये, अशा स्वरूपाचा दृष्टिकोन लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी इथे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। सुरुवातीला टिळकांनी नेमस्त मार्गाने आपल्या समस्या ब्रिटिशांसमोर मांडल्या, परंतु त्याला न्याय मिळाला नाही। तेव्हा ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवरचा विश्वास उडाल्याने टिळकांनी जहाल राजकारणाला सुरुवात केली। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश को समझाने की कोशिश की, बहुत जो है तो आदर के साथ, अखलाक के साथ, लेकिन ब्रिटिशों ने नहीं माना। उसके बाद जो है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है तो जहाल मतवाद का जो है तो रूप धारण किया और जो है तो जहालत के हिसाब से जो है तो ब्रिटिश हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की शुरुआत हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे लोकमान्य टिळकांचा चतुर्सूत्री कार्यक्रम। लोकमान्य टिळकांनी जे चतुर्सूत्री कार्यक्रम जोपासला होता किंवा निर्माण केला होता, त्याबद्दल इथे चर्चा आपण करणार आहोत। यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्वदेशी, जिसे हम कहेंगे स्वदेशी, एक इस तरह का वर्ड है। इस स्वदेशी के अंदर कुछ मुद्दे आते हैं। वो मुद्दे इस तरह से, नंबर एक, स्वदेशी का स्वीकार। स्वदेशी का स्वीकार, क्योंकि भाई हम आपको मालूम होगा कि स्वदेशी का जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कि जो है तो हमारे देश की जो है तो इकोनॉमी जो है तो बढ़ेगी नहीं। इफ़ यू हैव टू इंक्रीज आवर इकोनॉमिकल ग्रोथ, so we have to accept or adopt
स्वदेशी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर इस तरह से बताया जाता है। स्वदेशी का विचार जो है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बताया की टिळकांच्या मते ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या औद्योगिक व व्यापाराविषयक धोरणामुळे भारतीयांची आर्थिक स्थिती खालवली, भारतीयांचे शोषण झाले। भारतीय जनतेवरील या अन्यायाला दूर करण्यासाठी स्वदेशी व बहिष्कार या मार्गाचा अवलंब करावा असे त्यांनी सुचवले। स्वदेशी चीज़, स्वदेशी कपड़ा है, स्वदेशी जो भी चीज़ें हैं, इस तरह से आज के पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे टूथपेस्ट है, कपड़े हैं, जूते हैं, बहुत सारे मेकअप के सामान भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, कार। उसी तरह से उस ज़माने में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, लेकिन जो भी स्वदेशी हमारे हाथ की बनाई हुई चीज़ थी उसका इस्तेमाल करना, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मकसद था। उसके बाद है दूसरा, सुशिक्षितांची जबाबदारी। सुशिक्षितांची जबाबदारी, टिळकांच्या मते स्वदेशीच्या बाबतीत सर्वात मोठी जबाबदारी सुशिक्षित पांढरपेशा वर्गाची आहे, कारण विदेशी कापड व अन्य विदेशी वस्तू मोठ्या प्रमाणात वापरणारा वर्ग सुशिक्षितांचा आहे। तेव्हा या वर्गाने देशी कापड वापरण्याचा निर्णय केल्यास स्वराज्याचे ध्येय गाठण्यास मदत होईल। उस ज़माने में भी जो सुशिक्षित लोग थे वो जो तो विदेशी कपड़े का इस्तेमाल करते थे या विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यूँ समझाने की कोशिश की कि जो भी जो पढ़ा लिखा तबका है उन्होंने भी जो है तो विदेशी माल का जो है तो बहिष्कार करके स्वदेशी माल का जो है तो इस्तेमाल करना, इस तरीके से जो है तो यहाँ पर बताया जाता है। तीसरा मुद्दा है उद्योग धंध्यावर परिणाम। अब उद्योग धंधे पे परिणाम तो होने वाला, क्योंकि उस ज़माने में भी अगर विदेशी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता था तो हमारे पास की यहाँ की बनाई हुई चीज़ों को कोई पूछता नहीं था, और ना पूछने के कारण जो है तो उद्योग धंधों के ऊपर भी जो है तो इसका परिणाम होता था। अब हमारी चीज़ें कोई ख़रीदता नहीं था, बाहर की चीज़ें जो है तो सस्ते में आती थी और अच्छी रहती थी, इस वजह से वो लोग लेते नहीं थे। लेकिन अगर हम इसके ऊपर टीका करने जाए तो विदेशी बहुत सारी चीज़ें, इसी टेरिकाट है, टेरिकाट कपड़ा जो है तो सर्दी के दिनों में इसमें ठंड बसती है, गर्मी के दिनों में गर्म होता है। हम हमारे पास का कॉटन अगर इस्तेमाल करते हैं या उलन इस्तेमाल करते हैं तो वो सर्दी में है तो गर्म होता है और गर्मी में जो है तो ठंडा रहता है, यानी कि पसीना भी चूस लेता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है तो रोज़गार, यानी कि अगर हम यहाँ हमारे औद्योगिक धंधे को बढ़ावा देते हैं तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को व्यापार करने के लिए सहूलत मिलती है, लोग बेच सकते हैं। अगर आप खरीदेंगे तो लोग बेचेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे तो कौन बेच रहा। तो रोज़गार में वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है। पाचवा मुद्दा आहे स्वदेशीचा फायदा। स्वदेशीचा फायदा काय आहे तर बघा, टिळकांनी स्वदेशीचा विचार राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टिकोनातून केला। त्यांना काहींनी विरोधही केला, परंतु टिळकांच्या मते स्वस्त परकीय मालापेक्षा महाग स्वदेशी माल घेतला तर ग्राहकांचे व राष्ट्राचेही नुकसान होत नाही, कारण 4 कोटीचा विदेशी माल घेतला तर तो पैसा देशाबाहेर जातो, मात्र 5 कोटीचा स्वदेशी माल घेतला तर तो सर्व पैसा देशातच रहतो। जितना भी आप खरीदेंगे, जितना भी करेंगे, वो देश का पैसा देश में ही रहता, लेकिन बाहर की चीज़ें अगर आप खरीदेंगे तो वो पैसा बाहर जाएगा। इस तरीके से जो है तो स्वदेशी को जो है तो इसका फ़ायदा होता था उस ज़माने में। आज भी अगर हम हमारे पास की चीज़ें खरीदेंगे तो हमारे देश को फ़ायदा होगा। छठा मुद्दा है राष्ट्रीयत्वाची भावना। राष्ट्रीयत्वाची भावना म्हणजे काय? टिळकांनी राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेतून स्वदेशीचा स्वीकार केला। स्वदेशी वस्तू वापरणे एवढ्याने राष्ट्राचे भागणार नाही, यासाठी आपण विचारानेही स्वदेशी व्हाव्यास हवे। याचाच अर्थ त्यांना तनाने व मनाने लोकांना स्वदेशी कराव्याचे होते। यानी कि सिर्फ ख़रीदने से नहीं होगा, लेकिन अपने दिल को, अपने मन को भी जो है तो स्वदेशी बनाना होगा। इस तरीके से जो है तो इससे जो है तो राष्ट्रीयत्व की भावना जो है तो निर्माण होगी। अगर हम हमारे देश की चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम समझो देश प्रेमी है, और अगर हम हमारे दूसरे देशों की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम हमारे देश से प्यार नहीं करते। तो राष्ट्रीयत्व की भावना इसी से तो निर्माण होगी। उसके बाद जो है तो स्वदेशी के बाद दूसरा मुद्दा है बहिष्कार। बहिष्कार में बहुत सारी चीज़ों को जो है तो लोकमान्य टिळक ने जो तो बहिष्कृत करने के लिए कहा। उसमें नंबर 1 है मागण्या साध्य करण्याचे साधन। मागण्या काय आहे? साध्य करण्याचे साधन है। बहिष्कार के लिए, बहिष्कार अगर हम करते हैं तो हमारे डिमांड को जो है तो
कामयाबी हासिल हो सकती है। टिळकांच्या मते ब्रिटिशांच्या मनमानी राज्यकारभारामुळे सनदशीर मार्गाने आपल्या मागण्या मान्य होणार नाहीत, त्यासाठी बहिष्कार तंत्राचा अवलंब करावा असे त्यांनी जनतेला पटवून दिले. दुसरा, ब्रिटिश सत्तेला विरोध यामुळे होता की टिळकांच्या मते बहिष्कारात हाती शस्त्र घेण्याची गरज नाही, कारण तशी इच्छा आमची नाही किंवा ताकदही नाही, परंतु ब्रिटिश व्यापाऱ्यास व अधिकाऱ्यास मिळणारे फायदे विचारात घेता आपल्या देशातील बरीच संपत्ती परदेशात जात आहे व हे आर्थिक शोषण थांबविण्यासाठी बहिष्काराचा मार्ग स्वीकारावा, जेणेकरून ब्रिटिशांची कोंडी होईल. तिसरा आहे मर्यादित गरजा. मर्यादित गरजा काय आहे? टिळक म्हणतात, देशात सर्वच माल तयार होत नाही. ज्या मालाची आयात करायची ती इंग्लंडखेरीज इतर देशातून करावी, परंतु प्रथमतः जनतेने आपल्या गरजा कमी कराव्यात यासाठी जनतेकडून त्यागाची व कष्टाची अपेक्षा दुबळी जनता सुद्धा वापरू शकते. आज हम देखते हैं कि हर चीज़ जो है तो उस ज़माने में जो है तो हाथों से जो है तो की जाती थी. आज के दौर में हर चीज़ के लिए जो है तो मशीनरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है. तो इसलिए अगर हम हमारे चीज़ों को जो है तो आदत से जो है तो जो मजबूर हो चुके हैं, इस आदत को जो है तो रोके तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है तो विदेशी माल का खप नहीं हो सकता और जो है तो हम हमारी चीज़ों को जो है तो स्वदेशी माल से जो है तो इसका तालमेल जोड़ सकते हैं. चौथा मुद्दा है कृतीला महत्त्व. जोपर्यंत प्रत्यक्ष कृती घडत नाही तोपर्यंत प्रभावहीन बहिष्काराद्वारे ब्रिटिशांच्या नाड्या आवळून त्यांच्या व्यापारी प्रवृत्तीला पायबंद घालावा असे आवाहन टिळकांनी भारतीय जनतेला केले. बहिष्काराचा हा विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यासाठी त्यांनी जनजागृतीचे कार्य केले. नंबर 5 आहे ब्रिटिशांना हानिकारक काय होता? तर टिळकांच्या मते बहिष्कारामुळे भारतापासून ब्रिटिशांना होणारा लाभ बंद होईल, त्यांची अर्थव्यवस्था मोडकळीस येईल, परदेशी जाणारा पैसा वाचेल, या ब्रिटिशांची आर्थिक कोंडी होईल, तेव्हा त्यांना इथून जाणे भाग पडेल. छठ्ठा मुद्दा आहे राजकीय महत्त्व. ते राजकीय महत्त्व कसे होते? लोकमान्य टिळक बहिष्काराच्या आर्थिक महत्त्वापेक्षा राजकीय महत्त्व श्रेष्ठ मानत होते. त्यांच्या मते बहिष्काराच्या राजकीय साधनाने ब्रिटिशांच्या धोरणात बदल घडवून आणता येईल. त्यांना त्रास झाल्यास ते आपोआप आपला विचार करतील. टिळकांच्या मते राज्यकर्त्याविरुद्ध शस्त्र चालविण्याची आमची तयारी नाही. 7वा मुद्दा आहे बहिष्काराचे व्यापक स्वरूप. बहिष्काराचे व्यापक स्वरूप कसे आहे? टिळकांनी बहिष्काराची संकल्पना केवळ विदेशी वस्तू न वापरण्या इतपत सीमित नव्हती. त्यांच्या मते भारतीय जनतेने ब्रिटिश शासनाचा कारभार, न्याय, नोकरी, वसुली आदी सर्वच कार्यावर बहिष्कार टाकावा. शांतता निर्माण करण्याच्या ब्रिटिश वसूल करत असलेल्या कराला कर याने टॅक्स, युद्धासाठी संपत्ती व सैन्याची मदत करू नये. बहिष्काराची ही कल्पना केवळ शब्दात न राहता ती कृतीत आली पाहिजे. अशा स्वरूपातून ब्रिटिश विरोधी विचार लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी इथे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जर आपल्याला काही शंका असेल किंवा संशय असेल तर आपण कॉलेजमध्ये येऊन विचारू शकता. इथे मी थांबतो. धन्यवाद.